हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक की हिस्ट्री की जो है किताब है, और पढ़ेंगे अध्याय 4 को। आप जो है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 आप पीछे के वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ और अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो देख डालिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको वीडियो के देखिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बेस आपका बहुत ही मजबूत होगा। दोस्तों, आप जान लीजिए एनसीईआरटी की बुक जो है, आपने अच्छे से अगर देख लिया, जो मैं वीडियो बनाया हूँ अच्छे से उसको 2-3 बार देख लीजिएगा। अगर ये तैयार हो गया ना, तो आगे की राह बहुत ही आसान हो जाएगी। इतिहास के एक एक जो पॉइंट को बहुत ही आसानी से आप समझने लगेंगे। जो आपको अभी काफ़ी हार्ड लगता है ना, दिक्कत आती है, वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी की जो है कक्षा 6 से स्टार्ट किया है कि जो आपकी सारी परेशानियां, जो आपको दिक्कत आती है, जैसे मैं वीडियो आपके कई सारे अपलोड किया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आपको दिक्कत जो है बेसिक नॉलेज की दिक्कत भी आ रही है आपको। तो इसलिए जैसा कि आप लोगों ने कमेंट कहा कि आपने बताया कि भाई एनसीईआरटी की जो बुक्स है आप क्लियर कराइए, तो मैं उसे जो है प्रारंभ कर दिया हूँ। और इसे आप लोग मिस मत करिएगा और ना तो स्किप करिएगा। ठीक है, पूरा अध्याय 1 से मैं चालू कर दिया हूँ, आप वीडियो देखिए। ठीक है, और 1 बार 2 बार 3 बार इसको देखिए, जिससे कि पूरा बैठ जाए। और ये आपने अच्छे से देख लिया वीडियो, आपने पढ़ लिया इसे, तो उसके बाद जब आप आगे की क्लास में हिस्ट्री की ले रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ उसको आप देख लेंगे ना, तो बिल्कुल इतिहास आपकी बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक दोस्तों आप पढ़ोगे वो है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, ये अध्याय 4 में हिस्ट्री की और कक्षा 6 की, क्लास 6 की ये जो है किताब है। और ये मत आप सोचिए कि ये कक्षा 6 की आप पढ़ रहे हैं। ये आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब में काम में आने वाला है। चाहे आप सिविल की करें, चाहे वनडे, चाहे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सब में ये काम में आने वाली है। ऐसा मत आप देख करके बंद कर दीजिएगा कि ये तो कक्षा 6 की किताब है, कक्षा 6 का इतिहास है। ये गलती मत करिएगा। ये बेस है आपका पूरा, ये हर कंपटीशन में आपको काम में आएगी। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से आइए पढ़िए। तो मैंने टॉपिक बता दिया आपको, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो उसकी जो है आज इस वीडियो में इसे आप पढ़ेंगे। तो आ जाइए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ठीक है, 3500 साल पहले मतलब कितना, 1500, अगर ईसा पूर्व आप देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व। ठीक, 1500 ईसा पूर्व जो है क्या हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, अब आप लोग का सवाल था ना, ये सूक्त क्या है ना, देख रहे हैं ना, एक एक पॉइंट का आपका जो है सारे उत्तर आपको मिलेंगे और सारी कंफ्यूजन दूर होगी। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का बुक्स स्टार्ट किया है। तो देखिए, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, देख रहे हैं आप, जिन्हें क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं, कहा गया है, सूक्त कहते हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। क्या है, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, और अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। जैसे आप सोम रस पढ़ते होंगे ना, तो वही है। ठीक,
और ये देवता ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, जो अग्नि, इंद्र और जो सोम थे, ये उस समय महत्वपूर्ण देवता थे, है ना। आगे चल करके इनका जो है प्रभाव कम होता है। जैसे आज जो हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें भगवान शंकर की और विष्णु की, है ना। तो ये जो है हमें जो है जैसे कि पायदान से देखें तो टॉप पे दिखते हैं, है ना। और इंद्र और अग्नि, सोम, ये उनसे हम लोग नीचे देखते हैं उनको, है ना। तो इस तरह जब ऋग्वैदिक काल में इनका मतलब ये लोग पहले पायदान पे थे, समझ रहे हैं ना। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है महत्वपूर्ण, और उस समय ये एक महत्वपूर्ण देवता ये लोग थे, ठीक। तो आगे देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, ठीक है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी, ठीक है। अभी आगे एक पन्ना भी आप देखेंगे जिसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह की लिखावट है, ठीक। और जैसा अब ये देखिए, अपौरुषेय है, जो वेद हैं अपौरुषेय है, यानी कि लिखा नहीं गया है। ये जैसे भगवान के द्वारा कहा गया है और ऋषियों ने जो है सुना है, और ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो है उनको रटाया है, और वो शिष्य आने वाले जो उनके शिष्य बनते हैं उनको जो है पढ़ाया, उनको समझाया, उनको रटाया, ठीक है। उसी पद्धति से जो है आज तक चली आ रही है। और ज़्यादा नहीं, 200 वर्ष पहले आप देखते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें प्रिंट होता है, नहीं तो उसके पहले जैसे मान लीजिए ताड़ के अगर कुछ माने पहले तो कंठस्थ ही चलता था भाई। जो जैसे भगवान द्वारा ऋषियों ने सुना, ऋषियों ने अपने शिष्यों को सिखाते थे, और शिष्य जो है अपने जो शिष्य उनके शिष्य बनते थे उनको सिखाते थे, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रक्रिया चलती थी। आगे चलकर जब जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो उसमें क्या है कि जैसे आपने अभी पहले अध्याय में देखा था ना, भूर्ज की छाल थी, है ना, भूर्ज पेड़ का, और ताड़ की पत्ती की, तो क्या था, पांडुलिपि बनाते थे ना, तो उस तरह की चीज़ों पे लिखी गई। उसके बाद अब जो है अभी आपका ज़्यादा नहीं, 200 वर्ष पहले जो है इसको प्रिंट किया गया, प्रिंटिंग किया गया, है ना। तो और ये आप जानते हैं कि पुर्तगाली प्रिंटिंग लेके आए थे, है ना। तो ये है, अब प्रिंट आज हम जो किताबें पढ़ रहे हैं वो कितना पुराना है, मात्र लगभग 200 वर्ष पुराना है जो कि प्रिंटिंग हुआ। ये आपका ऋग्वेद है ना, जो वेद हैं आपके, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि बिल्कुल ये आपको बहुत ही अच्छी से चीज़ें आप समझ लेंगे, है ना। और किताबें आप पढ़ेंगे, जैसे बहुत से आप अभी पढ़ते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपकी बेस मजबूत नहीं है। अब वो चीज़, वो कमियां मैं दूर कर दूंगा आपका, ठीक है। लगातार ये वीडियो न तो स्किप करिएगा और न ही छोड़ना है आपको। और अगर एक बार में नहीं आया, 2 बार 3 बार आपको देखना है, ठीक। अगर आप मिस किए, आप स्किप किए या छोड़ दिए, तब आपकी इतिहास बहुत अच्छे से तब भाई तैयार नहीं हो पाएगी, आप जान लीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स आपको ज़रूर देखनी है अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छी हमारी इतिहास या और भी जो विषय हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं। अब आइए, संस्कृत और अन्य भाषाएं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा मिलता है। अब इसे आप समझिए, संस्कृत भाषा भारोपीय। अब देखिए, भारोपीय शब्द भी आप पढ़ते होंगे किताबों में। इसका अर्थ क्या है? भारत यूरोपीय, मतलब मिक्स भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसी फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं
जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए अब देखिए मातृ शब्द है ना। इसमें देखिए मातृ क्या, जैसे माता है, माता और माँ क्या किस किस भाषा में कहते हैं? हिंदी, है ना। और मातृ जो है संस्कृत में कहते हैं माता को, मदर अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। शब्द ये शब्द हैं। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए माँ इसमें भी है, माँ इसमें भी है, माँ इसमें भी है ना। अब आ जाइए दूसरा और आगे बढ़िए। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, आ जाइए आगे देखिए। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ये मैंने अभी आपको बताया। आगे जाइए। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करती हैं? अब कैसे अध्ययन करते हैं इतिहासकार, अब इसे देखिए, है ना। क्योंकि आप लोग भी इतिहास पढ़ रहे हैं, बहुत लोग नेट की भी परीक्षा दे रहे होंगे, बहुत लोग रिसर्च भी करेंगे, बहुत लोग आगे चल के भाई इतिहासकार भी होंगे, पुरातत्ववेत्ता भी होंगे, है ना। तो अब ये सब देखिए कितनी बढ़िया चीज़ इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा है। बहुत एकदम बहुत अच्छे से आप इतिहास समझेंगे। देखिए जैसे इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदियां व्यास और सतलुज, ये मैंने आपको दिखाया था ना, उत्तर पश्चिम की तरफ जो है। तो व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, अब मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। अब ये देखिए व्यास और सतलुज नदी आई है, इसको मैंने मैप में बहुत अच्छे तरीके से आपको पीछे की वीडियो में दिखा दिया है ना। तो जब उसे आप देखे रहेंगे तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें आपको काम में आएंगी, है ना। तो जब आप देखे हैं, समझे हैं कि कहाँ पे ब्यास है, कहाँ पे सतलुज है, तो आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे। और पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे फिर आप आगे की चीज़ें कैसे समझेंगे, है ना। अब आइए देखिए, ये ऋग्वेद की एक आप देख रहे हैं, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना आपको दिख रहा है। देखिए किस तरह की लिखावट यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, भुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखी गई है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है ना। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, अब आइए विश्वामित्र और नदियां। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे, अब उसमें क्या लिखा है, अब इसे आप देखिए। विश्वामित्र, है ना। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अब आपको उस समय का आभास होगा कि क्या महत्वपूर्ण था। देखिए हे नदियों, अब जो नदी बह रही हैं उनसे विश्वामित्र कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है ये वेद में, है ना। तो देखिए विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दमकती गायों की तरह। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण कितने हैं, इसीलिए तो इनको जो है बताया गया है। और नदियों की उपमा किससे दी जा रही है? गायों से। देखिए हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की
चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति के स्फूर्त तुम रथों की गति सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। देखिए, अब नदियों की जो है क्या उनकी उपमा दे रहे हैं? गायों की तरह, घोड़ों की तरह। तो ये घोड़े और गाय उस समय थे, ठीक, इसीलिए उपमा दी जा रही है उनकी, और महत्वपूर्ण थे। नदियों को भाई अगर अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनको घोड़ा और गाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था उस समय समाज में। तो आगे देखिए, अब देखिए नदियों का जवाब। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब देखिए, अब जवाब दे रहे हैं विश्वामित्र। हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों, अब देखिए रथ का भी, रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। अब देखिए रथ का भी उदाहरण मिल रहा है, यानी ऋग्वैदिक काल में रथ भी थे, ठीक। अब ये सब सारे स्रोत आपको मिल रहे हैं। जैसे अब आपको लगता होगा ना यार कि ऋग्वैदिक काल में घोड़ा था, नहीं था, तो यहाँ देखिए उदाहरण आपको मिल रहा है। घोड़े भी हैं, गाय भी हैं, रथ भी हैं, है ना। और रथ, अब आप उसके हिसाब से रथ का उपयोग कहाँ होता होगा भाई? या तो सामान ढोने में होगा या तो युद्ध में होगा, है ना। तो रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर आया हूं। अब देखिए, रथों और गाड़ियों सहित दूर आए, कृपा करके जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। देखिए, अब आपको स्रोत मिल गया, उदाहरण भी मिल गया, भाई रथ भी उस समय थे। नदियां, अब नदियां क्या कर रही हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां नदियां बहती हैं, ठीक है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक। आ जाइए आगे। अब देखिए अगला पॉइंट दिख रहा है, मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है। अब इसे आप देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों को घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, है ना। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। तो अब देखिए, उस समय घोड़ा की कामना कर रहे हैं, और जो भाई अब घोड़ों का महत्व था, क्योंकि आजकल की तरह गाड़ी, मोटर, टैंक थोड़ी थे, है ना। तो इनका महत्व था। अब देखिए, युद्ध के लिए जरूरी था, सामान ढोने के लिए जरूरी था, तो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, बाकी जो है आम जनता को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, है ना। जैसे अश्वमेध यज्ञ आप देखते हो, अश्वमेध यज्ञ में क्या है, घोड़े, जैसे जब घोड़ा आता है, जब कोई राजा नहीं रोक पाता तो उसको बलि दे दी जाती थी घोड़े की, है ना। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभ्यताओं से मिलते जुलते थे, सभाओं में, माफ कीजिएगा, सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों, ठीक है। आगे देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द।
लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। आज भी आप देखिए जो आपके यहाँ जो अनुष्ठान होता है ना, जो यज्ञ आदि होते हैं तो ज़्यादातर ब्राह्मण ही कराते हैं ना। जैसे कथा हो गई, भागवत कथा हो गई, तो ये सब जो है आज भी ब्राह्मण कराते हैं। तो ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग के ही होते हैं। तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, न इसके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप भी शासक नहीं बन जाता था। अब देखिए, ये वो समय है, जैसे आप राजा को पढ़ते हैं, अभी आपने मध्यकालीन में देखा कि अकबर के पास विशाल सेना है ना। ऐसे आप चंद्रगुप्त की आप देखते हैं, मगध का शासन देखते हैं, तो चंद्रगुप्त के पास बहुत बड़ी सेना है, वो कर वसूलते हैं, महलों में रहते हैं। तो उस समय ऋग्वैदिक कालीन जो समय है 1500 ईसा पूर्व या उसके और बाद के समय का, देखिए ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक कालीन, ये समय 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये समय चला है ना। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है ना तक जो है चला है। ये है, जैसे लगभग माना जाता है कि 1500 से आपका 900 तक वैदिक कालीन समय है, या 1000 ऐसे ही। और उसके बाद जो समय है, जैसे 1000 या 900 से 600 तक का समय जो है उत्तर वैदिक कालीन है समय है ना। जैसे ये मतलब ये जो वेद हैं बाद के, जैसे ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद और लिखे गए ना, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब संकलन हुआ है, लिखा नहीं गया है, संकलन हुआ है। तो वो समय है आपका 1000 या 900 से 600 के बीच में उत्तर वैदिक कालीन कहा जाता है, उत्तर वैदिक कालीन समय। और उसके पहले को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक कालीन। ठीक है, ऋग्वेद का संकलन लगभग उतने समय में हुआ है। और जो आपका 1000 से 1000 या 900 से 600 का बीच में है, वो 3 वेदों का संकलन कहिए, या जो है संकलन हुआ है और जो है परिचित हुए हैं, है ना। और जो है मतलब अगर इसमें इस कन्फ्यूजन में न फंसे, क्योंकि कई राइटरों के विचार भी अलग अलग मिलते हैं, कुछ कहते हैं, तो खैर ये समय में जो है हम लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़िए इसको आप, है ना। समय में नहीं पढ़ते हैं आप, बस जो है मोटी मोटा पकड़ के चलिए, है ना। तो अभी आपने देखा कि जो समय है यानी 1500 मतलब ईसा पूर्व, है ना। तो 1500 ईसा पूर्व में ये जो है ऋग्वैदिक कालीन समय है। ये आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। चलिए और आ जाइए आगे। आगे देखिए क्या हो रहा है। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता। एक था जन, ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी तथा अन्य भाषाओं में आज भी होता है ना। तो दूसरा था विष, जिसे वैसे शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ठीक, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, आइए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया।
दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो आर्य हैं, ये जो अपने आप को आर्य कहते हैं, आपने पढ़ा। तो ये जैसे युद्ध में जाते हैं तो भाई युद्ध में आपने देखा कि कब्जा क्या क्या करते हैं, चारागाह को कब्जा कर रहे हैं कि भाई अच्छा चारागाह हो, है ना। और घोड़े पे गाय का कब्जा, ज़्यादातर इनका टारगेट गायों पे, गाय का बहुत महत्व था, घोड़ों का महत्व था। तो ये विशेषता तो गाय पे कब्जा करना चाहते थे, है ना। तो जो है गाय का कब्जा हो गया, और आदमियों को भी बंदी, आदमी औरत को भी बंदी बनाते थे अपने काम को कराने के लिए। ठीक है, आइए, जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, अभी तो आपने आर्य सभ्यता को आपने देखा, और उत्तर पश्चिम आप समझ रहे हैं ना, जो ये भारत और पाकिस्तान का एरिया है ना, उत्तर पश्चिम वही एरिया, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो ये आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट से हटकर अब आ जाइए एक दूसरे जो है सभ्यता को आप समझिए। देखिए, खामोश प्रहरी, कहानी महापसाड़ों की। अब देखिए यहाँ पे अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। तो आ जाइए भाई, ये अगले पृष्ठ की चित्र आप देख लीजिए, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखिए पत्थल दिख रहे हैं, पत्थल है, दिख रहे हैं ना, ये सारे पत्थल। ये देखिए दफन करने के लिए भी ये जो दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब भाई देख लिया हम लोगों ने। अब आइए, ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी क्या हो गया, बड़ा, और पाषाण यानी क्या होता है, पत्थर। ठीक, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। भाई बिल्कुल देखिए कितनी जो है व्यवस्थित ढंग से, ये देखिए कैसे पत्थर लगाए गए हैं, दिख रहे हैं ना, पूरा गोलाई में रखी गया है। अब कहाँ से पत्थर लाया होगा, कितने डिजाइन से जो है, देख रहे हैं ना, कितना व्यवस्थित। यहाँ छोटे छोटे आप देख रहे हैं, कितना समय लगा होगा। और यह है कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफनाते हैं। अब सोचिए कितनी मेहनत से ये जो है दफनाते हैं। अब कहीं कहीं पे देखिए बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, और कहीं कहीं पे एक आध पत्थर मिला है ना। तो इससे भी देखिए अमीरी गरीबी का पता चलता है। जैसे आप कब्र में देखिए, जो कब्र की खुदाई हुई है, जो मिल रहे हैं, तो कब्र से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये अमीर था या गरीब था। जैसे आप अभी देखिए पाषाण, महापाषाण जो कब्रिस्तान मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे एक ही पत्थर मिलेगा आपको, और कहीं कहीं देखिए इस तरह का जो है बहुत सारे पत्थर मिलेंगे आपको। और सामानों से उसमें देखिए, जैसे दो धनी रहेगा तो उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसके खाने के लिए सोना चांदी, है ना, तो बहुत चीज़ें मिलेंगी। और जो गरीब है, गरीब के पास बहुत मुश्किल थोड़ी बहुत चीज़ें है, या वो भी नहीं रखी गई है, केवल उसको दफनाया गया है। तो कब्रों से भी वो अमीर था या गरीब था, या उसका पद कैसा था, वो भी जो है हमें जो साक्ष्य मिलते हैं इतिहास में, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी मिस्र का भी इतिहास आप पढ़िए, तो मिस्र का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी दिखता है ना कि कैसे जो है आपको उसमें दिखता है कि जैसे राजा हैं उनके साथ कितना सोना चांदी उनको जो है लेप करके पूरा उनकी जो बॉडी को सुरक्षित लेप लगा करके और बाकायदा उनको दफनाया गया, और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रखी गई। तो इससे पता लगता है ना कि भाई ये राजा था, है ना। तो इससे जो है पता भी लगता है कि भाई ये धनी है कि अमीर है, गरीब है। आइए आगे, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही जो है दिख जाते हैं। ठीक है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक, आइए आगे, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं।
और देखिए महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों को सूची बनाई उसे उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, अब देखिए कितना ये जो पाषाण का बनाते थे, अब कितना मेहनत का काम है। जैसे देखिए कितना इनको काम करना होता होगा। अभी आप देखिए गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो के लाना, है ना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, है ना। तो कितना ये लोग काम करते थे। इन सब कब्रों को समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ जो है मिले हैं लोहे के औजार, मिले हैं हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब देखिए इसके साथ मिले हैं लोहे के औजार, मिले हैं मतलब औजार भी रखा जाता था, ये जो मिला हुआ है ना। और उसके बाद हथियार और घोड़ों का कंकाल। अब देखिए घोड़ों का कंकाल मिला है। अब आपको क्या लगता है, क्या साथ में घोड़ा दफनाए होंगे तभी ना। अब क्या जरूरी है कि जैसे जब ये मरा तो घोड़ा भी मरा होगा? हो सकता है जिंदा भी दफना, ज़्यादा चांसेस है कि जिंदा ही जो घोड़ा होगा उसको मार करके दफना दिए होंगे, है ना। और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं, देख रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पे इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराग, है ना, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है। और देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये देखिए लोहे की महापाषाणों के कब्रों से लोहे के सामान भी मिले हैं। देखिए बाईं ओर है घोड़े के लिए सामान, ये देखिए घोड़े के लिए सामान। और नीचे बाईं ओर है कुल्हाड़ियाँ, ये देखिए ये कुल्हाड़ियाँ हैं, है ना। और नीचे एक कटार, ये देखिए भाई कटार भी मिली हुई है ना। अब देखिए हमें पता लग रहा है ना कि किस तरह की उस समय कटारें उपयोग होती थी या कुल्हाड़ी कैसी होती होगी। ये देखिए मिल रहे हैं हमें, है ना। आगे आ जाइए, ये पॉइंट देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। मानचित्र, अब ये यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। देख रहे हैं ना, मैं अमीरी और गरीबी की चीज़ें बताया। अब देखिए एक कब्र में 33 सोने के मनके मिल रहे हैं, शंख मिल रहे हैं, और एक में जो है केवल कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। तो इससे आपको देखिए आभास हो रहा है ना कि धनी था या गरीब था, या धनी था या गरीब था। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी। ठीक है। अब आइए आगे, अगला पॉइंट, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को जो है दफनाने दोबारा आ सकते थे। देख रहे हैं ना, तो कई बार उस जगहों को उपयोग किया जा रहा है। और देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब देखिए इनाम गांव में यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है। 3600 साल यानी पहले, यानी 1600 ईसा पूर्व, है ना, से ये देखिए 2700 साल पहले यानी 1700 ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जैसे आप लोग
कुछ लोग ईसा पूर्व पढ़ते होंगे ना, ईसा पूर्व, ईसवी और ईसवी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी। ईसवी जो है जब ईसा मसीह के जन्म से ईसवी लगता है और उसके पहले ईसा पूर्व चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप लोग ईसा पूर्व से पढ़ते होंगे तो ये हो जाएगा 1600 और 1700 ईसा पूर्व आपको साल पहले लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, 1600 या 1700 ईसा पूर्व यहाँ रहते थे लोग। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक, ये चीज़ मिली हुई है। अब आइए कंकालों का अध्ययन, ये आप यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब देखिए कंकालों का जो अध्ययन होता है, अब ये जैसे कोई कंकाल है, कोई हड्डी है, कोई कंकाल है, तो आप कैसे जो है जानेंगे। मान लीजिए बच्चे छोटा कंकाल है तो आप जो है कहेंगे बच्चे का है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बड़ा, अब जैसे मान लीजिए कि छोटा कंकाल है तो आपने समझ जाएंगे कि भाई ये बच्चे का होगा या बच्ची का। ठीक है, लेकिन आपको बताना हो कि ये कंकाल जो है ना, कंकाल स्त्री का है या पुरुष का, अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, आप बताइए, है ना। तो इसके लिए जो है पहचाना जाता है जैसे कि जब कि कौन सा स्त्री का है कौन सा पुरुष का है, तो उसके लिए देखिए एक तरीका जो अपनाया जाता है आधुनिक समय में कि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो उनका जो कटी प्रदेश है, जो कूल्हा होता है ना, तो वो पुरुषों से क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे जो है पता लगाया जाता है कि जो कूल्हा है वो जो ज़्यादा बड़ा है वो औरत थी, और जो जिसमें कूल्हा पतला था वो जो है आदमी था। अब आप कहोगे कि नहीं, आदमी जो है जैसे जेवरात और ये कान में कुंडल इत्यादि नहीं पहनते, तो इसे हम पकड़ लेंगे, जान लेंगे। तो भाई उस समय तो बहुत लोग जो आभूषण जैसे औरतें पहनती थी वैसे आदमी भी पहनते थे, है ना। फिर आप कैसे पकड़ोगे, कैसे आप समझोगे कि कौन सा स्त्री है पुरुष है। तो इस तरीके से जो है आधुनिक समय में ये देखिए ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर ये जो है आधारित है, इस तरह पता लगाने का। ठीक, और देखिए एक यहाँ पे जानकारी दी गई, आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों की जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह बताई थी। अब बताइए कि इनको पता कैसे लगा होगा। देखिए तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में जो चरक हैं इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होंगे, अब आप बताइए। अब पहले तो भाई मशीन भी नहीं थी। अब आप सोचिए कि पहले तो ऐसा जो आप मशीनें हर चीज़ की आपको दिमाग को स्कैन करके बता दे रही है, सारा चीज़ें एक एक रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं कि किस तरह है। अब आप बताइए उस समय तो मशीनें भी नहीं थी, तब कैसे ये पता लगाए होंगे कि इतनी हड्डियां हैं। तो भाई उन्होंने चीरा होगा, चीर फाड़ की होगी, एक एक चीज़ों को निकाला होगा, देखा होगा, तभी ना वो जान पाएंगे कि इतनी हड्डियां हैं। और कोई तो और तो कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा तरीका होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब देखिए इनाम गांव के काम धंधों को समझिए। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने
के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं। अब ये आपका कंप्लीट हो गया है अध्याय, और कुछ तिथियां हैं, इसे आप देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ये आपको काम में आएंगी। देखिए, वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ। ठीक है, यानी 1500 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व हुआ। महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, यानी ईसा के जन्म के 1000 साल पहले, ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व। ठीक, इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। ठीक, तो भाई दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया अध्याय 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, जो है टॉपिक था। ठीक है, बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।